PMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 5th December 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of October 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It talks about surgery by Ayurvedic doctors. And this topic is important from our syllabus, paper 3, governance point of view, especially the sub-segment health. So सबसे पहले करंट न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं. तो देखो हाल फिलहाल में 20 नवंबर को सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन ने एक नोटिफिकेशन जारी करके कहा कि आयुर्वेदिक के पीजी लेवल के डॉक्टर्स जिन्होंने सर्जरी सीखी हुई है, सर्जरी के कोर्स किए हुए हैं, वो अब जनरल सर्जरी कर सकते हैं. और ये जो बॉडी है जिसने ये नोटिफिकेशन रिलीज किया है, दैट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब इस बॉडी को कानून के तहत बनाया गया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं. आयुर्वेदिक सिस्टम में सर्जरी की क्या हिस्ट्री है, हो सकता है हमसे पीटी में पूछ लिया जाए. तो देखो आयुर्वेदा आप सबको तो पता ही है कि एक एंशिएंट मेडिकल कल्चर है हमारे देश का, और उसमें सुश्रुत संहिता एक तरह की समझो कि ट्रीटाइज लिखी हुई है, एक पुरानी बुक है जिसमें सर्जरी की बात की गई है. उस टाइम में पूरे दुनिया भर में अगर कहीं सर्जरी होती थी तो वो बस इंडिया के अंदर होती थी अकॉर्डिंग टू दिस सुश्रुत संहिता. ये बुक लगभग आज से मतलब ये 5th to 6th सेंचुरी बीसी को बिलोंग करती है, मतलब आज से लगभग 2500 साल पुरानी कम से कम ये बुक है. तो कम से कम 2500 साल पहले ही हमारे देश में सर्जरी होती थी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक सिस्टम. और जो महर्षि सुश्रुत जिन्होंने ये बुक लिखी है सुश्रुत संहिता, ही इज कंसिडर्ड टू बी फर्स्ट सर्जन ऑफ द वर्ल्ड. सुश्रुत संहिता से आप देखो ये एक इमेज हमने आपके साथ शेयर किया है, उसमें बताया गया है कि किस किस तरह के सर्जरी के लिए किस किस तरह का स्कैल्पेल या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए. तो अब जरा करंट इश्यूज पे वापस से आ जाते हैं. एक तो बात हो गई कि आयुर्वेदा के अंदर सर्जरी का सिस्टम है, ऐसी बात नहीं है कि आयुर्वेदा इज ऑल अबाउट हर्बल मेडिसिन, उसके अंदर भी सर्जरी का सिस्टम है. और अभी जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं आयुर्वेदा के अंदर जो डिग्री लेते हैं, उन सारे स्टूडेंट्स को सर्जरी सिखाई जाती है. ओवरऑल आयुर्वेदा के अंदर जो पीजी स्टूडेंट्स हैं उनको 2 तरह के सर्जरी डिपार्टमेंट में बांटा गया है. एक होते हैं शल्य, जिसमें जनरल सर्जरी सिखाई जाती है, चाहे वो लीवर की सर्जरी हो या ओवरऑल स्टमक की सर्जरी हो. और दूसरा होता है शालक्य, उसमें ईएनटी की सर्जरी होती है, आंख, नाक, कान या फिर दांतों की सर्जरी की जाती है. तो ओवरऑल जो आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स हैं उनको सर्जरी सिखाई जाती है. तो जब ऑलरेडी उनको सर्जरी सिखाई जाती है तो फिर ये नया नोटिफिकेशन रिलीज करने की जरूरत क्या थी, ये बेसिक सवाल आपके मन में उठना चाहिए. ऑलरेडी वो सर्जरी सीखते हैं तो सर्जरी प्रैक्टिस भी कर सकते होंगे इसका मतलब. तो बिल्कुल सही बात है, उनको सर्जरी सिखाई जाती है और वो सर्जरी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. लेकिन फिर भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से कोई सर्जरी कराना चाहता नहीं है. लोगों के मन में हमेशा एक डाउट रहता है कि ये लोग लीगल तरीके से सर्जरी कर रहे हैं या नहीं, आर दे ऑथोराइज टू कंडक्ट सर्जरी और नॉट. और इस कारण से ये नोटिफिकेशन जारी करके एक तरह की क्लैरिटी लाने की कोशिश की गई है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी कॉम्पिटेंट हैं सर्जरी करने के लिए. और जो भी पेशेंट्स जो अभी तक अनविलिंग थे, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर से सर्जरी कराना नहीं चाहते थे, अब उनके बीच में एक अवेयरनेस जनरेट होगी और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की सर्जरी की अब रेशियो भी बढ़ेगी. और इससे फायदा क्या होगा, व्हाई दिस स्टेप हैज बीन ब्रॉट, हाउ दिस रिसेंट स्टेप विल बेनिफिट. तो हमारे देश में जो डॉक्टर और पेशेंट्स का जो रेशियो काफी ज्यादा स्क्यूड है. डॉक्टर्स हमारे देश में ऑन एन एवरेज पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम है. WHO का स्टैंडर्ड के हिसाब से, रिकमेंडेड स्टैंडर्ड के हिसाब से कम 1000 लोगों के पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर जरूर होना चाहिए, जबकि इंडिया में ये रेशियो है लगभग 1 to 1700. तो 1700 लोगों पे एक डॉक्टर है हमारे देश में. और वैसे टाइम में अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को हम और ज्यादा इंकरेज करते हैं, ओवरऑल आयुष सिस्टम को हम इंकरेज करते हैं, तो ये जो गैप है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ओवरऑल मेडिकल रिक्वायरमेंट के बीच की, वो गैप को फुलफिल किया जा सकता है आयुष सिस्टम से और आयुर्वेदिक सर्जन्स के डेवलपमेंट से, उनको इस्तेमाल करने से. लेकिन इसमें कुछ इश्यूज भी हैं, कुछ कंसर्न्स भी रेज होकर के आ रहे हैं, जिस कारण से आर्टिकल आया है हाल फिलहाल में. सबसे बड़ा इशू निकल के आ रहा है क्वालिटी ऑफ सर्जिकल सर्विसेज. क्या ये आयुर्वेदिक डॉक्टर्स
उस तरह की क्वालिटी ऑफ सर्जिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे जो एक एमबीबीएस डॉक्टर प्रोवाइड करता है? ये सबसे पहला क्वेश्चन है। आर दे सुटेबली ट्रेन, क्या उनको सही तरीके से ट्रेन किया जा रहा है? और उसके अलावा जो एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब तो जो नॉर्मल हमारे एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, जिन डॉक्टर्स की एलोपैथी में डिग्री होती है उनको हम एमबीबीएस कहते हैं, और जिन डॉक्टर्स की आयुर्वेदिक में डिग्री होती है उनको हम लोग बीएएमएस डॉक्टर कहते हैं। तो अब आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के अगेंस्ट एमबीबीएस डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं आफ्टर दिस नोटिफिकेशन, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी इस इशू को रेज किया। उसने कहा है कि अननेसेसरीली इससे कैसा है कि ये आयुर्वेदिक डॉक्टर्स एमबीबीएस डॉक्टर्स के साथ मिक्स होने की कोशिश करेंगे और वो लोग भी सर्जरी करने की कोशिश करेंगे, और चाहे आप जो भी कह लो, दीज बीएएमएस डॉक्टर्स या आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आर नॉट इक्वली कॉम्पिटेंट एज पार विथ एमबीबीएस डॉक्टर्स, और अननेसेसरी दोनों की डिग्री में कंफ्यूजन भी होगा, और इस तरीके से जो एमबीबीएस या एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं उनको नुकसान होगा। इस तरह का मीम्स काफ़ी चल रहा था, तो मैंने आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में शेयर भी कर लिया। एमबीबीएस वाले काफ़ी गुस्सा हैं, उन्होंने इतनी मेहनत से एमबीबीएस की डिग्री ली है, अब वो कह रहे हैं कि हमें अपने में मत मिलाइए, हम अलग हैं। तो इस तरह का प्रोटेस्ट चल रहा है, और जिसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी उनको सपोर्ट किया है। The next article is taken from international segment. It is about regulation on cannabis. This topic is important from our syllabus paper 3 international agencies point of view. सो सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है यूनाइटेड नेशन की, जो नारकोटिक ड्रग्स, वो ड्रग्स जिनका हमारे हेल्थ पे लॉन्ग टर्म निगेटिव इम्पैक्ट होता है, जो एडिक्टिव नेचर के होते हैं, उन सारे ड्रग्स के यूजेज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए स्पेशल बॉडी बनाई गई है यूनाइटेड नेशन के अंदर, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स। अब हाल फिलहाल में इसने किया क्या है, इसने कैनेबिस, जिसको हमारे देश में गांजा भी कहते हैं, उसको मोस्ट डेंजरस कैटेगरी वाले क्लब से हटा दिया है। तो इसके पहले तक गांजा यानी कैनेबिस मोस्ट डेंजरस कैटेगरी वाले क्लब में था, और अब उसको हटा दिया गया। देखो, जो यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स है, इसने एक इंटरनेशनल कन्वेंशन कराई है। उस इंटरनेशनल कन्वेंशन का नाम है सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स 1961। इस कन्वेंशन के अंदर एक शेड्यूल 4 प्रिपेयर किया गया। इस शेड्यूल 4 में दुनिया को जो सबसे डेडली एडिक्टिव ड्रग्स हैं उनके नाम लिखे गए हैं, ताकि उन पे बैन लगाया जा सके यूनिवर्सल तरीके से पूरे दुनिया भर में, कि जो भी कंट्री इस कन्वेंशन के सिग्नेटरी हो वो अपने देश में तो कम से कम इस ड्रग्स को अलाउ ना करें लीगल तरीके से। तो एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, और इसमें अलग अलग तरह के ड्रग्स मेंशन किए गए हैं, और उसमें अभी तक कैनेबिस भी था, लेकिन अब कैनेबिस को इसमें हटा दिया गया। ये जो चेंजेस किए गए हैं, जिसमें कैनेबिस को रिक्लासिफाई किया गया है, रिमूव किया गया है या डिलीट किया गया आउट ऑफ शेड्यूल 4, दैट हैज़ बीन डन ऑन रिकमेंडेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि कैनेबिस को इससे हटा दिया जाए, उस पर स्ट्रिक्ट जो रेगुलेशन लगा हुआ है, बिकॉज इट इज पुट इन शेड्यूल 4 ऑफ सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स, वहाँ से इसको हटा दिया जाए। और देखो, ये जो सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स है 1961 वाला, इसके 53 मेंबर कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया भी इसका मेंबर है, और आउट ऑफ 53 27 सेड की यस, इस कैनेबिस को, गांजा को हटा देना चाहिए फ्रॉम शेड्यूल 4, और इस कारण से अब ये शेड्यूल 4 से हट गया है। इसका मतलब ये है कि अब कुछ रेगुलेटेड तरीके से, रिस्ट्रिक्टेड तरीके से इसका इस्तेमाल अब किया जा सकता है। इट इज़ नो लॉन्गर एन इंटरनेशनली आइडेंटिफाइड इलीगल ड्रग्स। तो जरा ब्रीफली समझ लेते हैं कि आखिर रीजन क्या है बिहाइंड रिक्लासिफिकेशन। तो ये जो कैनेबिस है, इसका मेडिकल काफ़ी पर्पस हो सकता है, मेडिसिनल काफ़ी पर्पस हो सकता है। जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी भी पेशेंट को थोड़ा उसके कॉन्शियसनेस को कम करने के लिए ड्यूरिंग सर्जरी, उस केस में इसका एनेस्थीसिया के जगह पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको प्रॉपरली अगर टेक्निकली डेवलप किया जाए तो एक बार जब इसको डीक्लासिफाई कर दिया गया फ्रॉम शेड्यूल 4, तो अब इस पर प्रॉपर रिसर्च किया जा सकता है। अदरवाइज पहले इस पर रिसर्च ही नहीं किया जाता था, क्योंकि इसको ग्रो करना ही एक इलीगल एक्टिविटी थी, लेकिन अब इस पर प्रॉपर रिसर्च किया जा सकता है, और इसके बेसिस पे इसका मेडिसिनल पर्पस को इवेल्युएट करके उसको मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल किया जा सकेगा आफ्टर दिस डेवलपमेंट। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from environment segment. It talks about Malayan giant squirrel. This topic is important from our syllabus paper 4 environment point of view.
सो करंट न्यूज समझते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर काम करती है, उसने एक रिपोर्ट पब्लिश की। उसमें उसने कहा कि मलायन जाइंट स्क्वायरल का पॉपुलेशन लगभग 90% तक कम हो जाएगा बाय 2050। अब ये सब न्यूज़ सुन के आपको इनसिग्निफिकेंट लगेगा, मीनिंगलेस लगेगा, लेकिन आप अगर यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर उठा करके आप देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि इस तरह के जो भी स्पीसीज न्यूज़ में रहते हैं उनसे रिलेटेड वो सवाल पूछ लेते हैं। कम से कम 15 से 20 सवाल तो वो एनवायरनमेंट के हर साल पूछते हैं, और इस तरह के स्पीसीज जिसका किसी न किसी तरीके से न्यूज़ में है वो उससे रिलेटेड वो सवाल पूछ लेते हैं। तो इस कारण से मैंने इस आर्टिकल को कवर किया है। मलायन जाइंट स्क्वायरल के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्क्वायरल स्पीसीज, और इसका बॉडी का एक स्पेशल शेप होता है, एक स्पेशल डिज़ाइन होता है। अपर बॉडी पार्ट जो होता है वो डार्क कलर का होता है, जबकि लोअर बॉडी पार्ट वो लाइट कलर का होता है। आप देख सकते हैं ऊपर से पूरा ब्लैक है, नीचे से वाइट है, और इसका बूसी टेल होता है, मतलब झाड़ीदार इसके पूंछ होती है। इट इज़ नियर थ्रेटेंड इन IUCN रेड डाटा बुक, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी इसको शेड्यूल 1 का प्रोटेक्शन मिल रखा है। ये जनरली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिलता है, जैसे सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, थोड़ा बहुत वेस्ट बंगाल में भी मिल जाता है। इसकी लगातार पॉपुलेशन इसलिए घट रही है क्योंकि इसका हैबिटेट लगातार डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, जंगल डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। इस कारण से इस मलायन जाइंट स्क्वायरल की पॉपुलेशन कम हो रही है। ओवरऑल अगर इंडिया में बात की जाए तो इंडिया में 3 तरह के जाइंट स्क्वायरल मिलते हैं। एक तो हमने देख लिया मलायन जाइंट स्क्वायरल जो जनरली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिलते हैं, थोड़ा बहुत वेस्ट बंगाल में भी हैं। उसके अलावा 2 जो हैं इंडियन जाइंट स्क्वायरल एंड ग्रिजल्ड जाइंट स्क्वायरल, ये जनरली पेनिनसुलर इंडिया में मिलते हैं, वो भी वेस्टर्न घाट्स के साइड में। तो ये सारी बातें आपको पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। The next article is taken from economy segment. It talks about monetary policy that remained unchanged. This topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. So current न्यूज़ को समझने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। वैसे तो आप ये जानते ही होंगे कि हमारे देश में एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जिसका काम है मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू करना टाइम टू टाइम। इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाया गया है अकॉर्डिंग टू RBI एक्ट दैट वाज अमेंडेड इन 2016, और इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। इसके चेयरमैन होते हैं RBI गवर्नर, उसके अलावा इसके बाकी 5 मेंबर्स हैं। एक है RBI के डिप्टी गवर्नर, उसके अलावा एक RBI का ऑफिसर होते हैं, और जो बाकी 3 मेंबर्स होते हैं दे आर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट हु आर एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस। इस तरीके से 6 लोग मिलकर के मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करते हैं, और ये मॉनेटरी पॉलिसी हर दूसरे महीने पे डिसाइड की जाती है इन जनरल। और इस मॉनेटरी पॉलिसी में ये 6 मेंबर्स मिलकर के जो फैसला लेते हैं दैट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी। लेकिन अगर कभी टाई हो जाए, यानी कि 3 मेंबर कुछ कह रहे हैं और बाकी के 3 मेंबर कुछ और कह रहे हैं, तो उस केस में फिर जो RBI गवर्नर कहते हैं वो माना जाता है, यानी कि RBI गवर्नर के पास टाई ब्रेकर वोट है। ये जो चेंजेस लाए गए हैं ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वाले 2016 में लाए गए हैं। उसके पहले पूरी की पूरी मॉनेटरी पॉलिसी RBI गवर्नर अकेले डिसाइड करते थे। ये मॉनेटरी पॉलिसी के क्या क्या टूल्स होते हैं वो इस फिगर में हमने आपको दिखा रखा है, ऑलरेडी आपने बेसिक इकोनॉमिक्स में जरूर पढ़ रखा होगा। अब करंट न्यूज़ देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लगभग हर दूसरे महीने मॉनेटरी पॉलिसी को रिवाइज करती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी रिवीजन किया गया है हाल फिलहाल में, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट आउटकम्स देखते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी के जो भी रेट्स थे, जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, उन सबको फिक्स्ड रखा गया, उनको चेंज नहीं किया गया। तो रेपो रेट हैज़ बीन फिक्स्ड एट 4%, पहले भी 4% था, उसको चेंज नहीं किया गया है। रिवर्स रेपो रेट हैज़ बीन केप्ट एट 3.35 एंड बैंक रेट हैज़ बीन केप्ट एट 4.25%। तो जरा देखते हैं ब्रीफली RBI ने क्यों रेपो रेट को बिल्कुल चेंज नहीं किया। एक बात तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल जानते होंगे कि जब ग्रोथ रेट कम चल रही हो इकोनॉमी की तो रेपो रेट को घटाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। और जब इन्फ्लेशन ज्यादा चल रहा हो तो रेपो रेट को बढ़ाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ये तो आप जानते ही होंगे। लेकिन अभी इंडियन इकोनॉमी एक बिजार सिचुएशन से गुजर रही है, ग्रोथ भी कम है और इन्फ्लेशन भी ज्यादा है। इस कारण से RBI के लिए एक डबल डायलेमा टाइप का सिचुएशन है कि ग्रोथ कम, तो इस कारण से उसको रेपो रेट कम करना चाहिए, जबकि इन्फ्लेशन ज्यादा, इस कारण से उसको रेपो रेट बढ़ाना चाहिए। तो इस
जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, इस कारण से आरबीआई ने फैसला लिया कि अभी के लिए वो रेपो रेट को अनचेंज रखेगी 4% पे, क्योंकि आरबीआई का मानना है, आरबीआई का एक्सपेक्टेशन है कि इंडियन इकोनॉमी ऑफ फास्ट रिकवरी पाथ पे है। देखो पहले क्वार्टर में, फिस्कल ईयर 2020-21 के पहले क्वार्टर में तो हमारा ग्रोथ रेट -23.9% था, दूसरे क्वार्टर में -7.5%। ये अपने आप में एक अच्छा सिग्नल है कि अब हमारी इकोनॉमी रिकवर कर रही है। आरबीआई का मानना है कि नेक्स्ट क्वार्टर में, यानी कि थर्ड क्वार्टर में हमारा ग्रोथ रेट पॉजिटिव में आ जाएगा एंड इट विल बी समवेयर क्लोज टू 0.1%, और फोर्थ क्वार्टर में हम फिर से और पॉजिटिव में रहेंगे 0.7% के आसपास। मतलब कोविड पैंडेमिक का इंपैक्ट धीरे धीरे इकोनॉमी के ऊपर अब खत्म हो रहा है, और नेक्स्ट फिस्कल में तो हमारी ग्रोथ रेट लगभग 7.5% होगी। तो इस कारण से आरबीआई का मानना है कि ग्रोथ रेट तो मोर और लेस पिकअप कर लेगी। अभी के लिए इन्फ्लेशन एक ज्यादा बड़ा चैलेंज है, और इस कारण से इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने के लिए आरबीआई ने फैसला लिया है कि वो रेपो रेट को फर्दर कट डाउन नहीं करेगी। The next article is taken from Science and Technology segment. It talks about Australian Square Kilometer Array Pathfinder. This topic is important from our syllabus paper for Science and Technology point of view. Important from Space segment. इस तरह के सवाल भी पीटी में पूछ लिए जाते हैं, इस कारण से मैं ये कवर कर रहा हूँ। जरा ध्यान से सुनना, एक दो लाइन के 1 मार्कर सवाल आ जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया ने एक इस तरह का लार्ज टेलीस्कोप बनाया है। इस टेलीस्कोप का काम क्या है कि ओवरऑल स्पेस को स्टडी करना, और इसने एक तरह का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट फाइंड किया है हाल फिलहाल में। इसने 300 घंटे के अंदर हमारे यूनिवर्स के 3 मिलियन गैलेक्सीज के इमेजेस निकाले हैं, मैप किए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और इस कारण से न्यूज में हो सकता है पीटी में हमसे पूछ लिया जाए। द ऑस्ट्रेलियन स्क्वायर किलोमीटर एरे पाथफाइंडर has mapped over 3 million galaxies in a record 300 hours during first all sky survey। तो लगभग इसने पूरी स्काई का सर्वे कर डाला है, 3 मिलियन गैलेक्सीज का इसने मैपिंग कर डाला है। इट हैज यूज्ड स्पेशली डिजाइंड रेडियो कैमरा फॉर दिस पर्पस। In our segment, most probable PT topics for upcoming APSC, today we'll cover topic number 241 to 243. Topic number 241 is about Business Reforms Action Plan. Union Ministry of Finance announced 4th edition of Business Reform Action Plan, ranking of states, and this was started in 2015. In this ranking, Assam has secured a top rank in northeastern states. Please attempt this question that is based on topic number 241. Topic number 242 is about Assam Rifles. Assam Rifle is the oldest paramilitary force in India. The unit was formed under the Britishers in 1835. It comes under the double administrative controls of Ministry of Home Affairs and Ministry of Defence. Please attempt this question that is based on topic number 242. Topic number 243 is about important international lines. So you see McMahon line is between Tibet and Arunachal Pradesh. Johnson line is again between Tibet and Ladakh. Ratcliffe line is between India and Pakistan, and Durand line is between Pakistan and Afghanistan. Please attempt this question that is based on topic number 243. This is the answer of question number 238 to 240 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students, and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing the answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका एक बार आंसर देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर? आंसर विल बी ऑप्शन डी, चेम युंगडुंग ग्लेशियर। And about Food and Safety Standard Authority of India, it has established under Food Safety and Standard Act 2006. ये स्टेटमेंट सही है, बट इट फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, 1 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.